देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच के युद्ध की लगातार कवरेज आप देख रहे हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान में भी फ्रंट खुल गया है, लेकिन यहां देश के अंदर पक्ष और विपक्ष की लड़ाई विदेश नीति को लेकर ऐसा लगता है कि आज सुबह युद्ध के चौथे दिन बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी ने बड़ा हमला किया है, उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला किया है और सीधे पूछा है ईरान युद्ध के बीच राहुल गांधी का केंद्र पर हमला। वो ये पूछ रहे हैं कि आखिर इस पर चुप्पी क्यों है, ईरान पर हमले के बीच चुप्पी क्यों, ये राहुल गांधी का सवाल है। चुप्पी तटस्थता नहीं, जिम्मेदारी से भागना है। ऐसे रुख से हमारी विदेश नीति पर संदेह पैदा होता है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। ईरान पर हमले के बीच चुप्पी क्यों, ये राहुल गांधी का सवाल है। और इसी के साथ साथ सोनिया गांधी ने भी अखबार में एक लेख के जरिए सरकार पर हमला किया है और खामनेई की मौत पर चुप्पी खलती है। खामनेई की मौत पर चुप्पी खलती है इनको। तो सोनिया गांधी का सरकार पर निशाना है। एक लेख के जरिए उन्होंने सवाल पूछा है और सीधा अली खamenei का जिक्र है। अगर आप देख रहे होंगे, बीते 2-3 दिनों से कांग्रेस पार्टी लगातार अली खamenei की मौत के बाद से सवाल पूछ रही है और सरकार से पूछ रही है कि आखिर इस पर चुप्पी क्यों है। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी और सोनिया गांधी आज दोनों ही इस युद्ध के चौथे दिन खamenei की मौत को लेकर आक्रामक हो रहे हैं। लेकिन शायद विपक्ष के ये तमाम नेता आज भूल रहे हैं कि साल 2017 से लेकर साल 2024-25 तक जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर, भारत में मुसलमानों के मुद्दे पर हमेशा भारत विरोधी बयान खamenei देते रहे और इस पर अपना विरोध भी जाहिर किया था। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को अपने संघर्ष की, अपनी आजादी की लड़ाई लड़नी चाहिए, ऐसे बयान देने से लेकर भारत में मुसलमान खतरे में है कहने वाले खamenei के लिए आज विपक्ष लामबंद होता हुआ दिख रहा है और देश की विदेश नीति पर सवाल उठा रहा है। और देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि लगातार किस तरीके से राहुल गांधी ने सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए। उन्होंने, सोनिया गांधी ने भी सरकार पर निशाना साधा है। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि इस समय की विदेश नीति को लेकर विपक्ष जरूर हमलावर है, लेकिन अभी के मौजूदा हालात ऐसे हैं कि पूरी दुनिया में एक नए जंग का आगाज हो चुका है। ऐसे में भारत क्या कर सकता है, किस तरीके से अपनी डिप्लोमेसी को मेंटेन कर सकता है। पढ़े हमारे साथ मौजूद है। पढ़े, अभी डिप्लोमेटिक अगर स्टैंड की बात की जाए मौजूदा हालात में, एक तरफ तो हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही वापस आए, सीसीएस की बैठक की गई, लोगों की, वहां पर जो लोग फंसे हुए हैं एयरपोर्ट पर, वो सबसे बड़ी प्राथमिकता है। लेकिन क्या डिप्लोमेसी जो है वो एक नया रूप लेने वाली है लगातार जिस तरीके से समीकरण बदलते जा रहे हैं पूरी दुनिया में? देखिए, अगर भारत की डिप्लोमेसी की बात की जाएगी तो भारत को हमेशा से यही पक्ष रहा है कि हम शांति के पक्षधर हैं, हम बातचीत के जरिए मुद्दों के समाधान के पक्षधर हैं और इसी चीज़ को भारत ने दोनों पक्षों के साथ दोहराया है। अगर आप देखें तो इस लड़ाई के शुरू होने के बाद भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने सैयद अब्बास अराक्ची, जो कि ईरान के विदेश मंत्री हैं, उनको भी फ़ोन किया और गिdeon सार, जो कि इजराइल के विदेश मंत्री हैं, उनको भी फ़ोन किया। भारत ने एक ही पक्ष दोनों से कहा। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी की भी बातचीत हुई है और इसलिए देखिए, एक बड़ा अंतर इसके अंदर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे, अगर आप देखें कि बात किनसे की है तो उसमें खाड़ी के वो देशों के नेता हैं, चाहे वो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हो, चाहे यूएई के प्रेसिडेंट हो या बहरीन के सुल्तान हो, के किंग हो, उनसे बातचीत की है। और वो इसलिए भी की है क्योंकि इन इलाकों के अंदर भारतीय बड़ी संख्या में है। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वो फोन कॉल जो है वो सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर भारतीय लोग भी हैं और इस समय में एयरपोर्ट पर भी बहुत सारे तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां जहां पर उन्होंने बातचीत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है और वो बात यह है कि भारत अपनी विदेश नीति में एक रिश्ता एट द कॉस्ट ऑफ अनदर नहीं रखता है। भारत ये चाहता है कि अपना जो मूल मंत्र है, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, यानी ये युद्ध काल नहीं है, ये प्रधानमंत्री हर मंच से बोलते रहे हैं और हर देश से, भारत इकलौता ऐसा देश है जिसको फिलिस्तीन भी अपना सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देता है और इजराइल भी देता है। अंजना, इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज ये है कि कई लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि भारत कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा है, ईरान के साथ गलत हो रहा है, हम कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तब आपके सामने एक स्ट्रेटेजिक डिलेमा होता है। पहली बात ये, आप क्या कर सकते हैं? क्या ईरान को इस समय अगर सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो है मिलिट्री एड की जरूरत। वो रूस नहीं दे रहा है, वो चीन सीधे तौर पर अपने सैनिक नहीं भेज रहा है। क्या आप अपेक्षा करते हैं कि भारत अपने फौज भेजेगा वहां पर ईरान की रक्षा करने के लिए? दूसरी बात यह है कि भारत के ज्यादा हित कहां पर है। हित से मतलब है हमारी एनर्जी कहां से आती है और हमारे लोग सबसे ज्यादा कहां हैं। वो खाड़ी के उन देशों के अंदर है जहां पर इस समय बमबारी हो रही है, ईरान कर रहा है और ईरान कर रहा है इस समय।
तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये इसी तरीके का जो स्ट्रेटेजिक डिलेमा है वो उस समय भी भारत के सामने आया था। आपको याद होगा अंजना, जब 2003 में अमेरिका ने सद्दाम हुसैन के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया था, तब भारत के ऊपर इस चीज का भी दबाव था कि आप अपने एयरबेसेस का इस्तेमाल करने दें। उस समय एनडीए की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी, संसद में इस पर बहस भी हुई और भारत ने एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया था उसके अंदर, और उस संसद के जो रेजोल्यूशन या जो आप स्टेटमेंट था उसमें हमने उस युद्ध को या उस चीज को डिप्लोर किया था, लेकिन उसके बियॉन्ड, क्योंकि आप तटस्थ रहते हुए केवल अपने हितों को इस समय गार्ड कर रहे हैं और ये बहुत सारे देश कर रहे हैं, इस समय भारत अकेला नहीं है। बिल्कुल मनमोहन सिंह का, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एक पुराना बयान कांग्रेस पार्टी के कई नेता पोस्ट कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे इस पर एक स्टैंड लिया था। उन्होंने कहा था कि वो अमेरिका के इराक पर इन्वेजन के खिलाफ है। लेकिन आज बात यहीं पर पहुंचती है कि जिस खामनेई को, मतलब ईरान को लेकर भारत का क्या स्टैंड रखना है, इस पर तो चर्चा हो सकती है, लेकिन खामनेई के कई अनेकों ऐसे बयान हैं जो उन्होंने भारत के खिलाफ दिए हैं, जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर दिए हैं। ऐसे में खुलकर क्या वोट बैंक की राजनीति नहीं है? ये सीधा सवाल है प्रणय, जिसकी वजह से उनका पक्ष लेने की बात की जा रही है कि चुप्पी तोड़िए। इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो भारत सरकार का पहला आधिकारिक बयान आया विदेश मंत्रालय का, भारत ने इस हमले को या जो अमेरिका इजराइल की कार्रवाई है उसको टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी का वायलेशन करार दिया है। यानी संप्रभुता और ईरान की संप्रभुता जिस तरीके से वायलेट हुई है, भारत ने उसके ऊपर चिंता भी जताई है। तो ऐसा नहीं है कि भारत पूरी तरह से चुप है। दूसरी बात, अगर आप शांति के पक्षधर हैं, अगर दो लोग लड़ रहे हैं, आप क्या करेंगे? आप यही तो कहेंगे कि आप बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाइए, लड़ना समाधान नहीं है, ये युद्ध का काल नहीं है। आप उस लड़ाई को, जो दो लोग गुत्थम गुत्था इस समय हो रहे हैं, उस बीच में आप क्या कर सकते हैं? जब वो एक दूसरे के ऊपर घुंसे चला रहे हो तो आप रोकने की कोशिश ही कर सकते हैं। और बिल्कुल, और पढ़े उसके अंदर खासतौर पे मुझे याद है प्रधानमंत्री मोदी ने जब नेतन्याहू से बात की थी तब भी ये स्टेटमेंट आया था कि उन्होंने कहा था कि शांति से आप बातचीत कीजिए, इसको रिजॉल्व किया जा सकता है। लेकिन ये मुझे आप जो फैक्ट बता रहे हैं लगातार, क्या ये फैक्ट राहुल गांधी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्योंकि देखिए, डिप्लोमेसी तो कोई सरकार का नहीं, एक लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोसेस होता है, पिछले दशकों से चलती आ रही एक हमारी पॉलिसी है, एक हमारी स्ट्रैटेजी है जिस पर हम काम करते हैं। तो आखिरकार ऐसे सवाल, चाहे देश हो चाहे राजनीतिक दल हो, अपने अपने राजनीतिक हितों के आधार पर फैसले करते हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को इस समय लगता है कि एक बड़ा तबका है उसको, उसके मतदाताओं का, जो इन भावनाओं से एसोसिएट भी करता है और जिसे लगता है कि भारत को एक स्टैंड लेना चाहिए, भारत को एटलीस्ट कंडेम करना चाहिए। एक देश का पॉलिटिकल फिगर हेड जो है वो इस तरीके से मार दिया गया, अमेरिका इजराइल का की ज्यादती है और उसके खिलाफ भारत को एक बड़ी डेमोक्रेसी होने के नाते बोलना चाहिए। अगर ये सारे सवाल खामनेई स्पेसिफिक है तो फिर इस पर प्रश्न उठते हैं। चलिए देशों की स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, क्योंकि ये पॉलिटिक्स तो देश की चलती रहेगी। इराकी इंटेलिजेंस ग्रुप सराया अल दम ने दावा किया है कि उसने बगदाद के पास अमेरिका के विक्टोरिया बेस को टारगेट किया है। एक वीडियो भी ग्रुप ने जारी किया है और दावा किया है कि ये वीडियो हमले का है। इराकी इंटेलिजेंस जो रेजिस्टेंस ग्रुप है, माफ कीजिएगा, इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप ने, जिसको आप इराकी मिलिशिया भी कह सकते हैं, उन्होंने हमले का वीडियो जारी किया है जिसमें वो ये दम भर रहे हैं कि उन्होंने अमेरिका के विक्टोरिया बेस को टारगेट कर दिया है। इराक में लगभग 65% के आसपास शिया आबादी है और खामनेई की मौत शायद यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर बन रहा है, जिसकी वजह से उग्र होते हुए वो दिख रहे हैं। और इसी कड़ी में देखिए उन्होंने ये वीडियो जारी किया है, हाथ में एक नोट भी है और इसी के साथ वो कह रहे हैं कि उन्होंने विक्टोरिया बेस पर हमला कर दिया है अमेरिका की। बिल्कुल, और देखिए एरबिल के अंदर लगातार अटैक किए जा रहे हैं। इससे पहले भी इराक के कई इलाकों में, एरबिल में खासतौर पर कॉन्सुलेट के ऊपर अटैक किया गया था और उनके जो बेसेस है, हालांकि अमेरिका ने इससे पहले ही, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट से पहले अपनी वहां पे संख्या जो थी फोर्सेस की वो कम करनी शुरू कर दी थी, लेकिन फिर भी कई वहां पर स्टाफ हैं, कई वहां पर अभी फोर्सेस के लोग हैं जो वहां मौजूद हैं। ऐसे में लगातार इराक की मिलिशिया की तरफ से ये अटैक किए जा रहे हैं और एरबिल को खास तौर पर अटैकों के दायरे में बहुत तेजी से यहां पर अटैक किया जा रहा है। अभी ताजा हालात ये है कि कॉन्सुलेट के साथ साथ उनके बेसिस को भी जो इराक की मिलिशिया वो टारगेट कर रही है। तो बगदाद एयरपोर्ट से लेकर अलग अलग जगहों पर इराक में लगातार, जिसको आप शिया फैक्शन भी कह सकते हैं, इसी के साथ साथ इराक मिलिशिया भी कह सकते हैं, उनका ये दावा है कि उन्होंने जो विक्टोरिया बेस है अमेरिका का, उसको टारगेट कर दिया है। जो ये इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप है सराया अल दम, इसी ने दावा किया है कि उसने बगदाद के पास अमेरिका के विक्टोरिया बेस को टारगेट किया है। सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि अगर फॉल आउट हो रहा है खामनेई की मौत का, तो वो ईरान और इसके बाद इराक में दिख रहा है।
इराक में भी दिख रहा है और इसकी वजह है ये जो लड़ाई है, अगर आप इसे मैक्रो पिक्चर पे देखें तो ये ग्रेटर इजराइल और ग्रेटर ईरान के बीच की है। ईरान ने भी एक ग्रेटर ईरान बनाया था, जिसे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस आप कह सकते हैं, जिसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं। यानी इन शिया गुटों को जो कि इजराइल तक पहुंचते हैं, उनका एक पूरा कॉरिडोर कासिम सुलेमानी ने तैयार किया था। और इसी के कारण जो है ये जो सारे ग्रुप्स हैं, चाहे ये जिस ग्रुप का आपने नाम लिया, हज़ल शाबी का नाम लिया जाता है, हिजबुल्लाह का नाम लिया जाता है, इधर इजराइल के दूसरी तरफ हूतीज का नाम लिया जाता है, हमास है, तो इजराइल के चारों तरफ इस तरीके के गुटों का एक पूरा ताना बाना ईरान ने बनाया था। और इसे ही माना जा रहा था, इजराइल का कहना है कि ये उसके एग्जिस्टेंस के लिए थ्रेट है, क्योंकि उसे थ्रेट। बिल्कुल बिल्कुल, आपको प्रणय बीच में रोकेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है हमले को लेकर। ईरान का बड़ा दावा भी सामने। देखिए, ईरान भी दावे कर रहा है कि वो भी रिटालिएट कर रहा है, वो ना सिर्फ अमेरिका के बेसिस को अटैक कर रहा है। उस बीच उनकी तरफ से कहा गया कि बहरीन में शेख ईसा में यूएस बेस पर हमला किया गया है। आईआरजीसी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हमले को लेकर ईरान ने भी ये कहा कि हमने भी बहरीन में एक बार फिर से बड़े अटैक्स को अंजाम दिया। बहरीन के शेख ईसा में यूएस बेस पर हमले को लेकर आईआरजीसी का दावा भी सामने आया। यानी अब लगातार आईआरजीसी की तरफ से कहा कि उन्होंने ड्रोन और मिसाइलों की मदद से इस बेस को टारगेट किया है। बहरीन में पहले भी उन लोकेशंस को, फिफ्थ फ्लीट को, जो आप कहते हैं सेंट्रल कमांड का फिफ्थ फ्लीट है, उसका वहां पर मौजूदगी है। और ऐसे में लगातार बहरीन भी एक बड़ा टारगेट लिस्ट में ईरान के है। और अब दोबारा से ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने उनके एक बेस को, अमेरिकी बेस को मिसाइलों और ड्रोन से टारगेट किया है। तो बहरीन में शेख ईसा में यूएस बेस पर हमला, आईआरजीसी का ये दावा है। वहीं आप देख रहे हैं कि कैसे जो इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप्स है वो इस वक्त इराक में अलग अलग जगहों पर कह रहे हैं विक्टोरिया बेस के अमेरिका को उन्होंने टारगेट कर दिया है। तो ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं देख रहा है और ईरान का एक के बाद एक अलग अलग जगहों को लेकर दावा आ रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ मध्य पूर्व के देशों पर भी उसके हमले लगातार जारी हैं और ऐसा साफ दिख रहा है कि चौथे दिन भी इस युद्ध में कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि अगर आप तीनों के बयान देखें, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि लंबा भी ये युद्ध चलेगा तो चलेगा, लेकिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि सालों तक नहीं चलेगा। वहीं जेडी वैंस जो कि उपराष्ट्रपति हैं वो भी कह रहे हैं कि इसको लंबा नहीं खींचने देंगे, क्योंकि एक सेंटिमेंट इन देशों में भी बन रहा है प्रणय कि आप कब तक ये युद्ध कितना लंबा खींचेगा, और शायद उसको भी एड्रेस करने की कोशिश है। जब ट्रंप कहते हैं कि ऐसी लहर अब आएगी वहां पर कि जो आज तक कभी किसी ने नहीं देखा। बिल्कुल, ये लड़ाई कब होगी, कहां होगी, से अब सारी बहस इस पे आ गई कि ये लड़ाई कितने दिन चलेगी और अगर चलेगी तो आखिर होगा क्या, और इसमें बाकी देशों के ऊपर इसका कितना असर पड़ेगा। अब इसके आकलन किए जा रहे हैं, खत्म होगी तो कैसे खत्म होगी, इस पर सारी चर्चा केंद्रित हो गई है। अगर आप तस्वीर देखें तो इसके अंदर अब तक करीब करीब 70 घंटे होने जा रहे हैं इस लड़ाई को, और 70 घंटों के अंदर इसके अंदर 12 से ज्यादा देश शामिल हो चुके हैं। इवन यूरोप के जो देश हैं उनकी चिंताएं बढ़ चुकी हैं, जैसा कल भी आप जिक्र कर रही थी कि अगर यूरोप तक हिट होने लगा, क्योंकि अगर लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, क्योंकि यूरोप के भी कुछ बेसेस हैं इंडो पैसिफिक के इलाके के अंदर, जैसे खासतौर पर फ्रांस का बेस है इस इलाके के अंदर, आरएएफ का जो साइप्रस का बेस है वहां पर भी वार हुआ है ड्रोन का। तो ऐसे में इसका दायरा जितना फैला है, इसमें 1 दर्जन से ज्यादा देश शामिल हो चुके हैं और कई शहर इसके अंदर हिट हो चुके हैं, बड़ी तबाही हो चुकी है। तो अब सारा आकलन इस चीज को लेकर किया जा रहा है कि ये लड़ाई खत्म करवाने के लिए अभी तो कोई लीवर नजर नहीं आ रहा, यानी जो दोनों पक्ष हैं उनको कोई बिठा सके टेबल के ऊपर, कोई बहुत मुश्किल है। मध्य पूर्व के देशों से भी आपने दुश्मनी ले ली। अब जिस ओमान के भरोसे आप पहले बातचीत कर भी रहे थे, आप वहां पर भी अटैक कर रहे हैं। वहां पर भी 2 ड्रोन से अटैक की खबर आई है। छोटे छोटे मध्य पूर्व के देश जहां पर आप अनेकों मिसाइल और ड्रोन्स दाग रहे हैं, कौन सामने आएगा, पहल करेगा? हालांकि इसकी जरूरत है, नीड ऑफ द आवर यही है। लेकिन ईरान लगातार अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद भी अपना जो ऑफेंसिव है उसको जारी रख रहा है। ये लिए चलता है आपको आशुतोष हमारे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, ईरान का जो मिसाइल पावर है, कैपेबिलिटी है, ड्रोन की जो उसकी पूरी फौज है, एक बार बताइए ईरान की ताकत क्या क्या? हमने वो ड्रोन का जो पूरा जखीरा था वो दिखाया था। मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि जिसको इजराइल और अमेरिका जैसे सुपर पावर एरियल डोमिनेशन के साथ मार रहे हैं, वो अभी तक पलटवार कैसे कर रहा है? कैसे रियाद में मिसाइलें गिर रही हैं, कैसे जो है कुवैत से लेकर के दुबई में मिसाइलें गिरे? उसकी एक बड़ी वजह है ईरान की वो ताकत जो छुपी हुई है, और अमेरिका यही चाहता था कि दुनिया के सामने आए। उसके पास ओमार क्रूज मिसाइल, आपको याद हो रियाद में क्रूज मिसाइल गिरी थी जिसकी रेंज 2500 किलोमीटर। अमेरिका कह रहा था कि ईरान को अनुमति नहीं दी जा सकती 2000 किलोमीटर की। अब ये देखिए कि रेडार को चकमा देने की क्षमता है, और यही एक बड़ी वजह है कि जहां जहां पर ये मिसाइलें गिरी, उसकी दूसरी सबसे बड़ी ताकत या सेजिल मिसाइल
2400 किलोमीटर तक की इसकी क्षमता है और जिसकी स्पीड है और ध्वनिगत से जिसको साउंड स्पीड, साउंड वेलोसिटी के साथ जाना, सुपरसोनिक जिसको कहा जाता है, सुपरसोनिक से भी ज्यादा तेज रफ्तार 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर ये जाएगा तो जब तक आपका रेडार इसको पकड़ नहीं सकता, यानी उसके लिए जाहिर है कि आपको कितने सोफिस्टिकेटेड वेपन की जरूरत पड़ेगी। उसकी तीसरी ताकत देखिए, खौरमशहर मिसाइल। अब ये जो है इसकी जो मारक क्षमता है ये 3000 किलोमीटर तक है। हालांकि अभी तक के युद्ध में कहीं पर भी इसका इस्तेमाल अभी तक ईरान की ओर से करने की जानकारी नहीं आई है, लेकिन इसका पेलोड 1800 किलो वजन इसका है और इसीलिए अमेरिका को डर था कि अगर इस पेलोड के साथ इस रफ्तार इतनी दूर मारक क्षमता वाली कोई मिसाइल ईरान के पास होगी तो इसमें वो न्यूक्लियर पेलोड डाल करके पश्चिम को निशाना बना सकता था और ये बड़ा डर था। अमेरिका चाहता था कि ईरान इसका इस्तेमाल करे ताकि दुनिया के सामने उसकी असली ताकत पता चले। ड्रोन का जखीरा, मिसाइलों के जखीरे में उसके पास सबसे बड़ा जो हथियार है वो है इमाद बैलिस्टिक मिसाइल। 1700 किलोमीटर की क्षमता, यानी उसके निशाने पर इजराइल से लेकर के गल्फ के सारे देश आ जाते हैं। हवा में इसको कंट्रोल किया जा सकता है, यानी हवा में इसकी दिशा बदली जा सकती है। हमने ये भी देखा कि ईरान के पास मल्टीपल एक्सप्लोजिव जो डिवाइसेस हैं उस तरह की मिसाइलें भी हैं। अब ये देखिए इस तरह का खतरा, इतनी तकनीक ईरान ने इवॉल्व कर ली थी वो भी तब जब खतरा था। सबसे खतरनाक गदर मिसाइल 2000 किलोमीटर की रेंज जिसमें इजराइल भी जद में आता है और साइप्रस तक भी वो मिसाइलें पहुंच सकती हैं, जिसमें 750 किलो का जो पेलोड है, वजन, इतना गोला बारूद, इतना वजन ले जाकर के वहां पर एक्सप्लोड कर सकता है। हाजी कासिम मिसाइल 1400 किलोमीटर की रफ्तार जो पूरे गल्फ को निशाना बना सकती है, 500 किलो वजन ले जाकर के वो धमाका कर सकता है। ये मिसाइल अगर अमेरिका के किसी सैन्य बेस पर जाए, नेवल बेस पर जाए, एरियल एसेट पर जाए, कमांड कंट्रोल सेंटर पर जाए या रिहायशी इलाके में जाए, वहां धमाका होगा, रोकना लगभग ना के बराबर है क्योंकि 500 किलोमीटर का पेलोड है। एक्सप्लोज करेगा, उसका जो इलाका होगा, रेडियस, वो काफी ज्यादा होगा। शाहेद सबसे खतरनाक ड्रोन का इस्तेमाल, 136 शाहेद ड्रोन, जिसका हमने देखा कि ईरान ने वो हिजबुल्लाह को भी मुहैया कराए थे, हमास को भी मुहैया कराए थे। इराक सीरिया से होते हुए बड़ी खेप गई है। आत्मघाती ड्रोन है, एक बार गए वापस नहीं आएंगे, जहां गए वहीं धमाका हुआ। खुद ये ड्रोन फटेंगे, उसके साथ आसपास का इलाका करीबन 25 से 50 मीटर का पूरा इलाका तबाह। गाइडेड मिसाइल जैसा है, यानी जीपीएस कोऑर्डिनेट हुए, ये आगे गए, ये